आप सभी का आज के डिस्कशन में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पॉलिटी का पूरा हम सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जितने भी आपके जीएस की टॉपिक हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे सारे लेक्चर को हम कवर करेंगे और हमने उसका आपको सिलेबस भी बताया था। तो आज हम पॉलिटी का पहला लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे संविधान निर्माण का इतिहास। हमारा संविधान जो आज हम देखते हैं उसका पीछे इतिहास कहा क्या रहा है, उसके पूरी निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, कैसे कैसे हमारा जो कुछ वैल्यू हैं, जो कैसे कैसे हमारे संविधान के प्रिंसिपल हैं वो आगे बढ़ते गए और उसमें जो ब्रिटिश शासन था उसका क्या क्या योगदान था और वहाँ से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके पीछे क्या क्या प्रक्रिया रही, उसके पीछे हम क्या क्या एक्टों को पढ़ने वाले हैं। जो ये वाला जो एक्ट वाला पोर्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस एक्ट वाले पोर्शन से आपके किसी न किसी एग्जाम में स्पेशली प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, पीसीएस हो या फिर एमपीपीएससी के बारे में बात की जाए, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे, जैसे कि बात करते हैं, एक होता है कंपनी रूल और एक होता है क्राउन रूल। कंपनी रूल का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने हमारे भारत देश पे शासन किया और किस प्रकार वो शासन लगातार रहा, किस प्रकार उसकी समाप्ति हुई और समाप्ति के बाद जो शासन आया उसको हम बोलते हैं क्राउन रूल। मतलब कि जो महारानी थी, जो ताज था वहाँ पे, उनका शासन किस प्रकार रहा। कंपनी रूल की बात की जाए तो हम 1773 से लेकर 1857 तक हमको देखने को मिलता है और क्राउन रूल की बात की जाए तो 1878 से लेकर 1947 तक हमको देखने को मिलता है। तो आज के डिस्कशन में हम केवल बात करेंगे जो कि क्या है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 और ऐसे ही लगातार हमारी सीरीज बनेगी। हिंदी मीडियम वाले छात्रों से मेरा है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा और उसके माध्यम से आप नोट्स बनाते जाइएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो लास्ट तक इसको आप देखेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं, उसका हम आंसर आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कंपनी रूल की। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी रूल की बात की जाए 1773 से लेकर 1858 तक रहा और क्राउन रूल की बात की जाए तो 1858 से लेकर 1947 तक हमको देखने को मिलता है। तो जब भी हम कंपनी रूल की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं 1773 से लेकर 1858 की बात कर रहे हैं। और जब भी आपके मन में क्राउन रूल की बात की जाए तो आपके मन में एक पॉइंट आना चाहिए कि 1858 से लेकर भारत की आज़ादी तक जो रहा 1947 तक, उसको हम बोलते हैं क्राउन रूल। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1858 की बात की जाए तो इसमें आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है। 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म हुई, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया। और फिर 17 ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो भारत में आई तो उसने 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। कमेंट सेक्शन में आप हमको ये बताएंगे कि बक्सर का युद्ध किन दो, मतलब कि ब्रिटिश की तरफ से कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था और भारत की तरफ से कौन था, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बैटल ऑफ जो बक्सर हुआ 1764 में हुआ और इसके बाद जो एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई और इस संधि के द्वारा ही उनको एक राइट दे दिए गए जिनको हम दीवानी राइट बोलते हैं। कहाँ पे बेटा, बंगाल में दे दिए गए, बिहार में दे दिए गए और उड़ीसा में दे दिए गए। मतलब कि राजस्व जो भी वो लेते थे दीवानी राइट उनको मिल गए और उत्तरदायित्व किनको मिला, राजा महाराजाओं को मिला। मतलब कि वसूली कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी, और उत्तरदायित्व किसके पास था, प्रशासन की देखरेख कौन करता था, किसके पास उत्तरदायित्व था, जो राजा महाराजा थे। तो इसी को हम बोलते हैं कि द्वैत शासन की स्थापना हुई बंगाल। तो बंगाल में पहली बार जो द्वैत शासन की स्थापना हुई बक्सर के युद्ध के बाद, जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद बंगाल में हमको द्वैत शासन की स्थापना हमको देखने को मिलती है। पहली बार भारत में द्वैत शासन की स्थापना ब्रिटिश काल में
1765 में हुई, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद। इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन 1765 से लेकर 1772 तक, मतलब कि 1773 की एक्ट आने के पहले तक, इसमें क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे मनमानी करने लगे, और भारत जो ब्रिटिश के लोग थे, पार्लियामेंट था, वो सोचने लगा कि हमको कंट्रोल करने की अब आवश्यकता है। फिर 1773 के बाद 1783 का एक्ट आया, 84 का आया, 1833 का आया, 1853 का आया, और 1857 से लेकर 1947 तक वाले एक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्राउन रूल बोलते हैं। इसमें पूरी प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। अब ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया को, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1773 का एक्ट लाना पड़ा। इसके पीछे रीजन क्या थे, तो वो हमको पढ़ने की आवश्यकता है। इसके पीछे रीजन की बात की जाए तो ब्रिटिश के पास क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास क्या हुआ, बहुत सारा धन एकत्रित हो गया, और उस धन के द्वारा क्या करते थे, इंडिया में निवेश करते थे। यहाँ से चीजें ले जाते थे, ब्रिटिश में वो, ब्रिटेन में वो बेचते थे। उसके बाद और अतिरिक्त धन आता था, मतलब कि मनी आती थी उनके पास, एकत्रित हुआ। तो उनको लालसा हुई कि हम क्या करें, इस टेरिटरी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सीमित ना करके हम क्या करें, संपूर्ण भारत में स्टैब्लिश करने का प्रयास करें। अधिक से अधिक हमारे पास पैसा आया, अधिक से अधिक हमारा जो ब्रिटेन है वो समृद्ध रहेगा, और हमारे पास धन एकत्रित होगा, तो हम औद्योगिक क्रांति की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया था। तो उनके मन में ख्याल आया कि अगर हम टेरिटरी एक्सपेंशन करना है, तो हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हमें रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो पहला कारण हमको देखने को मिलता है कि ब्रिटिश के मन में ख्याल आया कि हमको अगर टेरिटरी एक्सपेंशन करना है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ, अब कुछ 1765 के बाद कुछ रेगुलेशन तो था ही नहीं। अब कोई रेगुलेशन अगर था ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, करप्शन करेंगे, और कोई जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसके द्वारा क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ, मतलब कि जो कंपनी के सिविल सर्वेंट थे वो करप्शन करने लगे, और करप्शन करने लगे तो क्या होने लगा, ब्रिटिश को क्या होने लगा, राजस्व की कमी होने लगी, और इससे क्या होने लगा, ब्राइब लेने लगे, रिश्वत लेने लगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमको कमी देखने को मिली, हमको मतलब उनको, ब्रिटिश लोगों को कमी देखने को मिली। प्रॉपर लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी की कमी थी, कोई मतलब रेगुलेट करने वाला नहीं था। और कंपनी की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, ये स्पेलिंग गलत है, इसको आप सही कर लेंगे। कंपनी की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, भ्रष्टाचार के कारण, ब्राइब लेने के कारण क्या होने लगी, गिरने लगी। और इसी का नतीजा था कि 1769 में कंपनी क्या हुई, हैदर अली से क्या हो गई, डिफीट हो गई। फिर बाद में जो सालवाई की संधि हुई, उसके कारण क्या होने लगा, उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया गया। और बंगाल में क्या होगा, फेमिनाइन आया, मतलब कि सूखा पड़ा। और कंपनी ने क्या किया, 177, मतलब कि 1700, मतलब कि 1770 में 1 मिलियन पाउंड के लिए अप्लाई किया कि हमको लोन दे दो। अब भ्रष्टाचार के पास बाद पैसा नहीं बचेगा तो कंपनी क्या करेगी, लोन ही मांगेगी। अब लोन मांगेगी तो क्या होगा, लोन मांगेगी तो इससे क्या होगा, सरकार को लगा ये कंपनी तो घाटे में चल रही है, हमें ऐसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अब इतनी सारी कमियां थी 1765 के बाद 1772 के मध्य, तो सरकार ने, बल्कि ब्रिटिश की सरकार ने इसको रेगुलेट करने का प्रयास किया। और इसी रेगुलेशन के दौर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 कमेटी को एस्टेब्लिश किया, जिसका पहली कमेटी थी सेक्रेट कमेटी, दूसरी थी सेलेक्ट कमेटी बेस्ड, मतलब कि सेलेक्ट कमेटी थी। अब इन 2 कमेटियों की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को 14 लाख यूरो का लोन दे दिया 4% इंटरेस्ट पर, और एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए जिसका नाम था 1700। बात क्लियर हुई आपको। सीक्रेट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी स्टैब्लिश हुई, और उनकी सिफारिश पर
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को 14 लाख यूरो का 4% के इंटरेस्ट पे लोन दे दिया गया और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लेके आई। ये दो प्रावधान, ठीक है। तो इसके फीचर हमको जानने की आवश्यकता है। पहले क्या होता था कि अगर हमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कंपनी के क्या होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, उनका अगर इलेक्शन करना है तो उसके पास 500 यूरो का स्टॉक मतलब कि कंपनी में होना चाहिए। इसको बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया, 1000 कर दिया, ठीक है। और पार्लियामेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया कि वो कंपनी को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे वो ट्रेजरी लेवल पे हो, उस पर अथॉरिटी पे, मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी को डेवलपमेंट हो। अब कंपनी को ब्रिटिश सरकार क्या करे, कंट्रोल करनी, ठीक है। और ये कंट्रोल ये कहां तक था, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू संबंधित जितने भी मामले थे उसके संदर्भ में होने लगा। कंपनी के टेरिटरी के जितने भी सिविल मामले हों, मतलब कि नागरिकों से संबंधित मामले हों, सैनिकों से संबंधित मामले हों, और राजस्व संबंधित जितने भी मामले थे उनके संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट का राइट हो गया कंपनी के ऊपर रेगुलेट करने का। पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल, राजनीतिक और प्रशासनिक फंक्शन कंपनी के रिकॉग्नाइज हुए और इसके ऊपर जो कंट्रोल हुआ किसका हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। कुल मिला के कहा जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रखा गया, फाउंडेशन रखा गया भारत में। एक केंद्रीय शासन की स्थापना हुई भारत में, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया और इसके साथ साथ 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टेब्लिश की गई। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे पहले, उनका नाम था लॉर्ड वारन हास्टिंग। इस बात को आप याद रखेंगे, इसको आप ध्यान, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। कई बार प्रश्न आता है तो आप इसको याद रखें। दूसरा, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसका जो जुरिस्डिक्शन था वो कलकत्ता में था, लेकिन जो बाहर के जो लोग थे वो आपस में कंसल्ट होने के बाद यहाँ पे अपील कर सकते थे। कंपनी के प्राइवेट ट्रेड और कोई अगर ब्राइब लेता है, कोई कंपनी का कोई ऑफिसर्स है वो ब्राइब लेता है तो उसको रोका गया। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, ब्राइब नहीं ले सकते थे, किसी भी प्रकार का गिफ्ट, ब्राइब आदि उनको मना कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और जो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया और इस आधार पे हम कहते हैं कि जो 1773 का एक्ट था उसके द्वारा क्या हुई, केंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया, केंद्रीकरण किया, इस बात को, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अगर हम शॉर्ट में पढ़ें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के द्वारा। कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उनको बैन किया गया कि ना तो वो गिफ्ट ले सकते हैं, ना तो वो ब्राइब ले सकते हैं, ना तो वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया और इसकी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले थे वो कौन थे, कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे, अभी हमने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई बंगाल में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई जो पहले थे बंगाल में उनका नाम क्या था, आप हमको ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका क्या नाम था। और इसके साथ गवर्नर जनरल और काउंसिल में, मतलब कि 4 सदस्य, एक 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई जिसमें एक गवर्नर जनरल थे, उसके 3 और अदर व्यक्ति थे। कुल मिला के कहा जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, 1773 के एक्ट के द्वारा, ठीक है।
तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हमारा पहला लेक्चर है, इस सीरीज को आगे जारी रखेंगे, ठीक है। और कोई भी आपके अगर डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में उनको टैकल कर लिया जाएगा, उनका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।